तो ये था हमारा किसका सूत्र भाई, यूरिया का सूत्र। तो बात कर रहे थे हम कि प्रत्येक वृक्क में, वृक्क मतलब किडनी, अनेक निस्यंदन एकक होते हैं। निस्यंदन मतलब रक्त को छानने का काम करते हैं, इकाइयां होती हैं जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कह देते हैं, जो आपस में निकटता से एक दूसरे से पैक रहते हैं भाई। अब नेफ्रॉन की बात की जाए तो नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं भाई। इसका चित्र आपको आगे दे रखा है, एग्जाम में पूछा जाता है, चित्र भी हमें प्रैक्टिस करना है। इसके दो भाग होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं बोमन संपुट वाला भाग। तो नेफ्रॉन का एक प्यालेनुमा संरचना होती है, इसमें धमनी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे हम नाम दे देते हैं भाई क्या, ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग होता है इसका स्त्रावी या कुंडलित भाग। इसके द्वारा क्या होता है, यह बोमन संपुट के पीछे वाला हिस्सा होता है और इसके भी तीन भाग हैं भाई हमारे। एक को बोलते हैं हम समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स। एक हाथ होता है हमारा यू आकार का क्या, हेनले लूप, और एक होती है हमारी डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसको हम बोलते हैं। एक और इसका पार्ट होता है जिसको हम कह देते हैं चौथा पार्ट, जो कि है हमारा संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। इस तरीके से इस स्त्रावी कुंडलित भाग की संरचना हमारे पास होती है। अब इसकी क्रियाविधि की यदि बात की जाए तो आगे हमें इसकी क्रियाविधि दे रखी है, जिसमें हमसे पूछा है क्या वृक्काणु की क्रियाविधि क्या है, कि भाई तो वृक्क धमनी नेफ्रॉन की नलिका केशिका गुच्छ से छने हुए यूरिन को, जिसमें यूरिया की मात्रा, यूरिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा, इसको इकट्ठा कर लेती है और इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल हैं लवण है, कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ जल भी इसके अंदर है। तो मूत्र में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, इनमें से पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होने लगता है, मतलब इस यूरिन में से लाभदायक पदार्थों का वापस उसमें क्या होने लगता है, अवशोषण। तो इसको हम कह देते हैं पुनरावशोषण हो जाता है। मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका या से संग्राहक नलिका या मूत्र वाहिनी जिसे हम कहते हैं, वहां पर यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है और यहां से हम मूत्राशय में जाकर इसको इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से इसको यूरिन के रूप में शरीर से क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। एक नॉर्मल रूप से यदि हम बात करें तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर में, यदि हम बात करें तो। ठीक है, अब इसकी मौसम के हिसाब से मात्रा घटती बढ़ती रहती है। सर्दियों में मात्रा क्या हो जाती है भाई, ज्यादा, गर्मियों में कम हो जाती है इसकी मात्रा। क्लियर। आगे दे रखा है मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो मानव में परिवहन तंत्र के घटक जो भी हैं हमारे पास, जैसे कि रक्त है, इसके द्वारा भी परिवहन किया जाएगा, हृदय है इसके द्वारा भी, और रुधिर वाहिकाएं जिन्हें हम धमनी और सिराएं कह देते हैं भाई, धमनी, और दूसरी है हमारे पास क्या, सिरा, इसके द्वारा भी रक्त परिवहन किया जाता है। इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रक्त यह एक परिवहन का माध्यम उपलब्ध कराता है जो अपने अंदर विभिन्न गैसों का, विभिन्न एंजाइमों का, हार्मोनों का, अपशिष्ट पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। हृदय का काम यह है कि यह रक्त को विभिन्न भागों को भेजने और वहां से रक्त को इकट्ठा करने के लिए एक पंप का क्या करता है, काम करता है। तो हृदय के द्वारा ये काम इसमें किया जाता है भाई। दूसरा है रुधिर वाहिकाएं हैं, रुधिर वाहिकाएं, इनके माध्यम से रक्त विभिन्न भागों में क्या होता है भाई, परिवहन होता है। रुधिर वाहिका, धमनी और सिराएं, यही रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं, ये काम इसका होता है। अगला दे रखा है भाई हमें वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर, ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए एक दे रखा है कि वायवीय श्वसन क्या होता है भाई। वायवीय नाम से ही है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरी बात करें, वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। दूसरी बात करें, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से पाचन होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा। लेकिन इसमें अपूर्ण पाचन होता है, इसलिए ऊर्जा की मात्रा क्या रहती है, यहाँ पर कम रहती है और यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दूसरी बात करें, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है हमारे पास क्या, CO2 और जल, और अवायवीय श्वसन का उत्पाद CO2 और एल्कोहल होता है हमारे पास। ठीक है,
अधिकांश जीवों की यदि हम बात करें तो अधिकांश जीवों में वायवीय श्वसन की क्रिया पाई जाती है, मतलब हम कहेंगे जो उच्च जीव जंतु हैं उनमें सब में वायवीय श्वसन होता है और बहुत कम जीवों के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं, आरबीसी जो उनके अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया हो रही है और बाकी के हमारे शरीर के अंदर और भी जीव जंतुओं के अंदर सभी कौन सी वायवीय श्वसन की क्रिया करते हैं। दूसरी हम बात करें कि इनमें 38 एटीपी अणु का फायदा होता है, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का फायदा होता है। तो ये और भी पॉइंट हमें दे रखे हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इन वसा का पाचन कैसे होता है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन समझाइए, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का। 3 तरीके से क्वेश्चन, तीनों का वर्णन एक साथ अपन को दे रखा है। तो मुखगुहा में होने वाली जो पाचन क्रिया में भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम सबसे पहले लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। इसमें एंजाइम जो पाया जाता है ना, वो स्टार्च को काय में बदल देता है भाई शर्करा में, जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। और ये एमाइलेज एंजाइम भोजन को चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन आसानी से हमारी आहार नाल में आगे फिसलते हुए जा सके। अब जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचेगा, उस आमाशय से रस में एक और एंजाइम उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, वो और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन गृहिणी में, मतलब अब हमारी आंत में पहुंचता है, तो यकृत से आया हुआ जो पित्तरस होता है ना, वो उस वसा पर पाइसीकरण की क्रिया कर देता है, मतलब वसा पच जाती है बसीय अम्लों में। और माध्यम कैसा बन जाता है, अभी माध्यम था अम्लीय क्योंकि आमाशय में भोजन पहुंचा, अब माध्यम हो गया क्षारीय। तो अब इस पर फिर से अग्नाशय से आने वाले जो पाचक रस हैं, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं और वो भोजन के पाचन में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसका भी क्या करने लगते हैं, वो पाचन करने लगते हैं। गृहिणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है, तो वहां पर आंतरिक रस में उपस्थित कुछ और एंजाइम हमें मिलते हैं, जो बाकी का प्रोटीन बच गया है, कार्बोहाइड्रेट बच गया है और वसा जो बच गई है, उसका पूरे का क्या कर देते हैं, पाचन। इसके साथ हमारी छोटी आंत में या फिर बोले तो क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई अमीबा में अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। अमीबा चित्र की सहायता से बताइए। तो भाई अमीबा जो है ना, वो एक कोशिकीय जीव होता है, जो हमें दे रखा है सामने। इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, सूक्ष्म जीव होता है और इसमें पाचन की क्रिया अपन बताते हैं, देखो कैसे होने वाली है। तो अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी हुई कुछ अस्थायी उंगली के नुमा संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है और भोजन के कण इन संरचनाओं से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। प्रवर्ध भोजन के कणों को क्या कर लेते हैं भाई, चारों तरफ से घेर लेते हैं। भाई ये काम यहाँ पे किया जा रहा है, चारों तरफ से भोजन को घेरा जा रहा है। फिर भोजन के कण इसके कहां पहुंच जाएंगे भाई, अंदर, ठीक है। तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तकाएं बनाती हैं। खाद्य रिक्तकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का क्या पाया जाता है, विघटन कायम हो जाता है सरल पदार्थों में, और ये सरल पदार्थ कोश का द्रव में विसरित हो जाते हैं और बचा हुआ जो कोश हानिकारक जो पदार्थ होता है वापस कोशिका की सतह पे आ जाता है और उसको शरीर से कहां कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर क्या होता है भाई, पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसको चित्र सहित बनाकर आपको समझाना होता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखा है, धमनी और शिराओं में अंतर। तो धमनी की यदि बात की जाए तो अभी हम पढ़ चुके हैं भाई धमनी को, ठीक है, धमनी और शिरा। तो धमनियों की दीवार बड़ी मोटी होगी, मांसल होगी, इलास्टिक भी होगी। इनकी दीवार पतली होती है, बिना लचक वाली भी होती है, ठीक है। इनमें ल्यूमन जो होती है, गुहा जो होती है ना, वो संकीर्ण होती है, लेकिन इनकी गुहा ल्यूमन जो होती है ना, वो कैसी होती है, चौड़ी। इसका काम यह है कि हृदय से रक्त को लेकर उसका संवहन करती है पूरे शरीर को, और शिराएं पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा कर करके कहां पर लेके आती हैं, हृदय की तरफ। लेकिन 1-2 अपवाद भी हैं इनके, उन्हें भी हमें याद रखना है। दूसरी बात करें, धमनियों में बाल्ब या कपाट नहीं मिलेंगे, शिराओं में हमें बाल्ब या कपाट देखने को मिलेंगे। दूसरा एक अपवाद के रूप में पल्मोनरी जो धमनी है, इसको छोड़कर बाकी की सभी धमनियों में शुद्ध रक्त मिलता है, और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर बाकी की जितनी भी शिराएं हैं
सब में हमें अशुद्ध रक्त मिलता है। तो एक एक के दोनों अपवाद भी हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। अब भाई हमारा आ जाता है यहां से पैटर्न किसका, डायग्राम वाला, जो कि डायग्राम हमसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको सभी के दे रखे हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन का जो डायग्राम है, एक हाथ से बना हुआ चित्र आपको पहले से ही गिवन है। तो आप इसके भागों के नाम, ऐसा एक नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर कितने हैं भाई, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे टोटल मिला के दोनों किडनियों में 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसको हम वृक्काणु बोल रहे हैं भाई। यही संरचना है हमारी काय की भाई, नेफ्रॉन की, ठीक है। इसका अपवाही धमनी है, इधर आएगा, ग्लोमेरुलस बनेगा, यहाँ से रक्त ऐसे इस तरीके से जाएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट हमें दे रखी है CD। ये इन भागों में रक्त का क्या होता है, परिवहन। तो भाई सब लोग अच्छे से इन डायग्रामों को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा हमें दे रखा है हृदय का डायग्राम, एक 3D व्यू दे रखा है हमें, और एक नॉर्मल हृदय का दे रखा है। तो आप बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हृदय का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और हमारा नेफ्रॉन का भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वैसे ही हमें ये दे रखा था एक स्टोमेटा का नामांकित चित्र। भाई पत्तियों की सतह पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छिद्र या रंध्र जे पाए जाते हैं, और इन रंध्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कह देते हैं। और ये स्टोमेटा वातावरण से गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये स्टोमेटा किस तरीके से बंद होते हैं, किस तरीके से खुलते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस का भी क्वेश्चन आपका है। लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ बंद स्टोमेटा और खुले स्टोमेटा का चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। तो ये दो डायग्राम हमें दे रखे हैं, इनके भागों के आपको नाम भी याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ कौन से भाग होते हैं। केंद्रक है, स्टोमेटा, पोर है, छिद्र, ये पाए जाते हैं। आप बिल्कुल इनके जवाब याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये पाचन तंत्र का चित्र है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हमसे बहुत पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें आपको इनके भागों के नाम भी याद रखने होते हैं, और एग्जाम में ये भी आपसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है हमारा हृदय वाला हो चुका है भाई। तो ये थे हमारे डायग्राम जो एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन डायग्रामों को भाई अच्छे से याद कीजिए। और भी हैं डायग्राम की, यदि हम बात करें नेफ्रॉन है, वो एक उत्सर्जन तंत्र भी है हमारे पास, उसका भी डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब पैटर्न को पूरे को मिला के ये थी हमारी चैप्टर 5 की क्लास, जिसका नाम है चैप्टर का जैव प्रक्रम। यानी इसमें हमारा पूरा पाचन तंत्र था, प्रकाश संश्लेषण था, श्वसन की क्रिया थी, सबसे मिला के हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। आप अच्छे से चित्रों को प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और रिवीजन कीजिए अपना चैप्टर को जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। और जिन लोगों ने अभी भी तैयारी में थोड़ा सा अपना ढील दे रखी है, वो अब तैयारी अपनी अच्छे लेवल से करना शुरू कर दें, क्योंकि अब एग्जामों की डेट नजदीक आ गई है। तो आप बिल्कुल फ्री होकर अपने अच्छे से एग्जाम के लिए टाइम दो, और अपनी सभी लोग बड़ी अच्छे लेवल से तैयारी शुरू करो। और जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो आप इस मॉड्यूल की सहायता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखकर आप एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर लाने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो एक बार आप इस PDF को जरूर देखें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। तो सभी बच्चे बिल्कुल इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले सभी लोग, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लासें जो भी आपकी रहने वाली हैं, निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल जारी किया गया है, उसकी सारी क्लासेज आपको अवेलेबल वीडियो के माध्यम से प्लस PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।